नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन के कार्यसूची में लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का मामला शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की विकास यात्रा में बाधक औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ सतर्क किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रामन्ना ने कहा, सरकार और न्यायपालिका को एक दूसरे को पूरक बनने की आवश्यकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता, कई देशों ने प्रभावित देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। सरकार ने लोगों से स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं के लिए बुकिंग न करने को कहा, कंपनी के पास भारत में सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं। और दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित। समाचार प्रभात में प्रियंका अरोड़ा के साथ मैं लवलीन निगम। देश ने कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 100 करोड़ से अधिक टीके लगाने का लक्ष्य हासिल कर इतिहास रच दिया है। इस महत्वपूर्ण कार्य में योगदान करने वाले चिकित्सकों, नर्सों, अन्य स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम पंक्ति के कार्यकर्ताओं और टीका लगवा चुके सभी लोगों का आकाशवाणी अभिनंदन करता है। लेकिन हम आपको सतर्क करना चाहते हैं कि कोविड के खिलाफ संघर्ष अभी समाप्त नहीं हुआ है। आप सबसे हमारी अपील है कि यथाशीघ्र दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें। कृपया इन 3 आसान उपायों का पालन अवश्य करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित किसी भी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। और अब समाचार विस्तार से। कृषि कानून निरस्त करने का विधेयक संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन लोकसभा में पेश किया जाएगा। संसद सत्र इस महीने की 29 तारीख से शुरू हो रहा है। हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की थी कि सरकार ने तीनों कृषि कानून रद्द करने का निर्णय लिया है। यह विधेयक किसान सशक्तिकरण और संरक्षण अधिनियम 2020, कृषि उत्पाद, व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सुविधा अधिनियम 2020, आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 को निरस्त करने और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में संशोधन के लिए लाया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में अपने सदस्यों को उपस्थित रहने के लिए पहले ही व्हिप जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवार आधारित दल लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। कल संविधान दिवस पर संसद के केंद्रीय कक्ष में उन्होंने दलों को परिवार द्वारा चलाए जाने को संविधान की भावना के विरुद्ध बताते हुए कहा कि इसके प्रति देश भर में जागरूकता की आवश्यकता है। भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है। राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है। लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं। जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो, वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं? आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है, और वो है पारिवारिक पार्टियां। प्रधानमंत्री ने एक अन्य आयोजन में विज्ञान भवन में कहा कि कुछ शक्तियां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर भी विकासशील देशों के प्रगति मार्ग में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने कहा कि औपनिवेशिक मानसिकता अब भी मौजूद है और ये भारत की विकास यात्रा में बाधक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को इस मानसिकता से मुक्त होने की आवश्यकता है और संविधान इसके लिए सबसे बड़ा प्रेरणा स्रोत हो सकता है। श्री मोदी ने कहा कि भारत एकमात्र ऐसा देश है जो जलवायु परिवर्तन पर नियंत्रण संबंधी पेरिस समझौते के लक्ष्यों को समय से पहले ही प्राप्त करने की दिशा में अग्रसर है। इसके बावजूद देश में पर्यावरण के नाम पर कई तरह की दबाव बनाए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका दोनों ही संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा हैं। इन दोनों का अस्तित्व संविधान से ही है, इसलिए व्यापक परिप्रेक्ष्य में अलग होने के बावजूद वे एक दूसरे के पूरक हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास संविधान की भावना की सर्वाधिक सशक्त अभिव्यक्ति है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार संविधान के प्रति समर्पित है और विकास के मामले में कोई भेदभाव नहीं करती। सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये संविधान की भावना का सबसे सशक्त प्रकटीकरण है। संविधान के लिए समर्पित सरकार विकास में भेद नहीं करती और ये हमने करके दिखाया है। आज गरीब से गरीब को भी क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर तक वही एक्सेस मिल रहा है जो कभी साधन संपन्न लोगों तक सीमित था। इस अवसर पर भारत के प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने इस बात पर जोर दिया कि न्यायपालिका और सरकार एक दूसरे के पूरक बनकर ही संवैधानिक लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के तीनों अंग कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका संविधान के अनिवार्य तत्व हैं और ये कहना गलत होगा कि न्याय सुनिश्चित करना केवल न्यायपालिका का काम है। प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका को न्यायपालिका के साथ तालमेल बिठाकर काम करना चाहिए ताकि संविधान के अनुसार न्याय सुनिश्चित किया जा सके। An area of grave concern for the judiciary is the increasing attacks on judges. Physical attacks on judicial officers on the rise. Then there are attacks on the judiciary in the media, particularly social media. These attacks appear to be sponsored and synchronized. The law enforcing agency, particularly central agencies, need to deal with such malicious attacks effectively. The governments are expected to create a secure environment so that the judges and judicial officers can function fearlessly. रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 6 दिसंबर को आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने मीडिया को बताया कि दोनों नेता द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और रणनीतिक भागीदारी और मजबूत करने के उपायों पर विचार विमर्श करेंगे। The leaders will review the state and prospects of bilateral relations and discuss ways to further strengthen the strategic partnership between our two countries. The summit will afford an opportunity to exchange views on regional, multilateral and international issues of mutual interest. The visit is in continuation of the tradition of annual summits alternately in India and Russia, and we are confident that the visit will further provide an impetus to the India-Russia special and privileged strategic partnership. श्री बागची ने कहा कि पिछली भारत रूस शिखर बैठक सितंबर 2019 में रूस में हुई थी। 2020 में कोविड महामारी के कारण बैठक नहीं हो सकी थी। प्रवक्ता ने बताया कि नवंबर 2019 में ब्राजीलिया में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के अवसर पर मुलाकात के बाद ये दोनों नेताओं की पहली बैठक होगी। श्री बागची ने बताया कि भारत और रूस के बीच पहला 2+2 संवाद अगले महीने की 6 तारीख को होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर इस संवाद में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जबकि रूस की ओर से विदेश मंत्री सरगेई लावरोव और रक्षा मंत्री सरगेई शोइगु भाग लेंगे। आगे बढ़ने से पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले दिन की कार्यसूची में लोकसभा में तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने का मामला शामिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, परिवार आधारित पार्टियां लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा, देश की विकास यात्रा में बाधक औपनिवेशिक मानसिकता के खिलाफ सतर्क किया। प्रधान न्यायाधीश एनवी रमणा ने कहा कि सरकार और न्यायपालिका को एक दूसरे का पूरक बनने की आवश्यकता। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ भारत रूस शिखर सम्मेलन के लिए 6 दिसंबर को भारत आएंगे। 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला। नए कोरोना वेरिएंट को लेकर पूरे विश्व में चिंता। कई देशों ने प्रभावित देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाए। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोविड वेरिएंट को ओमिक्रॉन नाम दिया। सरकार ने लोगों से स्टारलिंक इंटरनेट सेवाओं के लिए बुकिंग न करने को कहा। कंपनी के पास भारत में सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं। और दक्षिण अफ्रीका में जूनियर महिला हॉकी विश्व कप का आयोजन अफ्रीकी देशों में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद स्थगित। देश में कोविड टीकाकरण ने 120 करोड़ 96 लाख का आंकड़ा पार कर लिया है। अब तक कुल 120 करोड़ 96 लाख 90 हजार टीके लगाए गए हैं।
स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 65,23,000 से अधिक वैक्सीन डोज लगाई गई। कोरोना वायरस के नए रूप से चिन्हित कई देशों ने दक्षिण अफ्रीका पर यात्रा प्रतिबंध लगा दिए हैं। इस वायरस के नए प्रकार B11529 का पता सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका में चला और अब तक बोत्सवाना, बेल्जियम, इजरायल और हांगकांग में इसके संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने नए कोरोना वायरस को ओमिक्रॉन नाम दिया है। संगठन के अनुसार ये वायरस डेल्टा वायरस की तरह बहुत अधिक संक्रामक है। इसे देखते हुए यूरोपीय संघ के अलावा अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन, इजरायल, जापान, केन्या, सिंगापुर में दक्षिण अफ्रीका से आने वाले यात्रियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अमेरिका ने सोमवार से 7 अन्य देशों पर भी यात्रा प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। इस्राइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट ने कहा है कि देश में नए कोरोना वेरिएंट का पहला संक्रमण मिलने के बाद इस्राइल आपात स्थिति के कगार पर है। उन्होंने कहा कि अधिकांश अफ्रीकी देशों से आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस्राइल के स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि मलावी से लौटे एक यात्री में नए वेरिएंट की पुष्टि हुई है। 2 अन्य संदिग्ध लोगों की जांच की जा रही है। इन तीनों को कोविड वैक्सीन लग चुका था। इन्हें पृथकवास में रखा गया है। केंद्र ने 15 दिसंबर से निर्धारित अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाएं फिर शुरू करने का फैसला किया है। भारत ने कोविड महामारी के कारण पिछले वर्ष 23 मार्च से अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं रोक दी थीं। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने एक परिपत्र में कहा है कि स्थिति की समीक्षा के बाद इन सेवाओं को बहाल करने का फैसला लिया गया। जिन देशों के यात्रियों को भारत पहुंचने पर कोरोना जांच सहित अतिरिक्त एहतियाती उपायों का पालन करना होगा, उनमें ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इस्राइल शामिल हैं। सेवाएं बहाल करने का निर्णय विश्व की कोविड स्थिति पर स्वास्थ्य मंत्रालय से विचार विमर्श के बाद लिया गया है। संचार मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि स्टारलिंक इंटरनेट सर्विसेज को भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं देने का लाइसेंस नहीं है। मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा कि उसे देश में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा देने के लिए बुकिंग शुरू किए जाने की जानकारी मिली है, जो कंपनी की वेबसाइट starlink.com से भी स्पष्ट है। मंत्रालय ने कहा है कि भारत में उपग्रह आधारित सेवाएं देने के लिए संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग से लाइसेंस लेना अनिवार्य है। मंत्रालय ने आम जनता के लिए स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा है कि उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवा के लिए न तो कंपनी ने लाइसेंस प्राप्त किया है, न ही उसे इसके लिए अधिकृत किया गया है। सरकार ने कंपनी से कहा है कि वो भारत में उपग्रह आधारित संचार सेवाओं के लिए नियामक व्यवस्था का पालन करे और बुकिंग तत्काल प्रभाव से बंद करे। मंत्रालय ने जनता को सलाह दी है कि वो स्टारलिंक को लाइसेंस मिलने तक इसकी सेवाएं न ले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 83वीं कड़ी होगी। आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण होगा। कार्यक्रम आकाशवाणी समाचार की वेबसाइट और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध रहेगा। आकाशवाणी समाचार, दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यूट्यूब चैनलों पर भी इसका सीधा प्रसारण होगा। आकाशवाणी से हिंदी प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात कार्यक्रम क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारित होगा। मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्र ने कहा है कि देश में 1971 के चुनाव के बाद से महिला मतदाताओं की संख्या में 235.72% की बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद के 7 दशक और 17 आम चुनावों के बाद देश में महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की तुलना में बढ़ी है और ये 2019 के आम चुनाव में 67% से अधिक थी। श्री सुशील चंद्रा ने कल महिला, दिव्यांगजन और वरिष्ठ मतदाताओं की चुनावी भागीदारी बढ़ाने में सर्वोत्तम अनुभव और नई पहल साझा करने के विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को संबोधित किया।